गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 10th का ये सिलेबस जो कि बोला गया था कि क्रैश कोर्स जैसा आएगा एसएसटी का, वो शुरू होने जा रहा है। उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा जो तजुर्बा है तुझे बतलाने आ रहा हूँ मैं। कोई लब छू गया था शायद, इसलिए अब तक पढ़ा रहा हूँ मैं। मेरा जो तजुर्बा है तुझे बतलाने आ रहा हूँ मैं। कोई लब छू गया था शायद, इसलिए अब तक पढ़ा रहा हूँ मैं। और क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, इस कसमकस में फंसे हैं सब। जो कोई ना समझ पा रहा वो समझा रहा हूँ मैं। जी हाँ, देखिए बात क्या हो गया है कि 10th के एकदम दहलीज पे आप लोग खड़े हैं। 10th बोर्ड एकदम सामने आ चुका है और जस्ट एग्ज़ाम फैब या मार्च से ही शुरू हो रहा है। बहुत सारे का तो फैब में ही शुरू हो रहा है, सीबीएसई कब अनाउंस करती है देखिए। लेकिन बात यह है कि अभी सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे थे रिगार्डिंग कि क्रैश कोर्स आ जाता तो अच्छा होता। बहुत सारे मुझे भी कॉल्स आए थे जिसमें बात किया जा रहा था कि बहुत सारी इशूज़ हिस्ट्री में मैथ्स में हैं। तो एट फर्स्ट तो सबसे पहले थैंक्स पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है मुझे और बाकी फिर आने वाले तमाम जितने भी टीचर्स आएंगे इनमें। तो देखिए ये एक सुविधा आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। एकदम से समझ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम लोग नेशनलिज्म ऑफ इंडिया से शुरू कर रहे हैं चैप्टर। आगे बात करते हैं इस बारे में क्यों आखिरकार नेशनलिज्म इन इंडिया से ही शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ से ये चैप्टर शुरू हो रहा है और आपको जितना भी एसएसटी सोशल साइंस में जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसका नोट्स अगर आपको चाहिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको अवेलेबल होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, और आपको व्हाट्सअप ही करना है, ठीक है। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। तो बात कुछ ऐसा है कि हम लोग जब बात करते हैं कि क्यों आखिरकार ये चैप्टर को नेशनलिज्म इन इंडिया से शुरू किया जा रहा है, तो उससे पहले एक चीज़ समझ जाइए, एक नोटिस ही समझिए इसको कि अगर इसमें आपका रिस्पांस अच्छा आता है, व्यूज़ अच्छे आते हैं, आप शेयर इसको अच्छा करते हैं, अगर व्यूज़ आता है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि आप लोगों को सारा सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, या सारा टॉपिक नहीं कवर कर पाए तो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में साइंस में वो सब भी हम लोग इस पर आपको देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम टॉपिक पे, जिस कि आपका सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 2 से शुरू होता है जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो अब बात होगा कि आखिरकार 2 से ही क्यों शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 था नेशनलिज्म इन यूरोप, तो आप वहाँ से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तो एक्चुअली बात यह है कि चैप्टर 1 जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट हो जाता है, जिसमें यूरोप एक कॉन्टिनेंट आपको पता है, वहाँ से नेशनलिज्म अराइज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम उसको वहाँ से इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप पे पहले इंटरेस्ट है, और आप पे इंटरेस्ट वो तभी आएगा जब इंडिया के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि आप इंडिया को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे, गांधी, नेहरू, जिनको आप रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा होता है ना कि बच्चे जब खेलना सीख रहे होते हैं तो उन्हें कुछ ऐसे खिलौना दिया जाता है जो कि वो जानते हों, ऐसा नहीं कि जिससे आप अनजान हो। तो वैसा ही कुछ कर रहे हैं हम कि पहला चैप्टर आपको चैप्टर 2 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया उसमें वर्ड है, उसमें यूरोप वर्ड था, आप इंडिया को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए चैप्टर शुरू हो रहा है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं आखिरकार नेशनलिज्म इन इंडिया इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है। तो इस टॉपिक को पहले समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एक तरह का ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक तरह का ये क्रैश कोर्स है, जो लेना है आपको लीजिए। प्रॉब्लम बस यहाँ पे 10th वालों के साथ ये होगा कि हम थोड़ा सा किसी भी चीज़ के डीप में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके एग्जाम रिलेटेड हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपको उसमें मजा आए, ठीक है। हिस्ट्री में या फिर अनदर जितने भी सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें आपको जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक आप रिलेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। तो आपको एग्ज़ाम या फिर हम चलो पढ़ाई कर रहे हैं ये चीज़ तो एकदम नहीं सोचना है, बस आपको मेरे साथ कनेक्ट होकर के चीज़ को एकदम क्रोनोलॉजी में समझते चलना है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको समझते चले जाएंगे, हम लिख के दे रहे हैं आपको, ये इंस्टीट्यूट आपको लिख के दे रहा है कि आपको सोशल साइंस में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर जो शुरू है। तो बात है कि नेशनलिज्म क्या चीज़ होता है। सबसे पहले नेशनलिज्म का एक वर्ड है और एक इंडिया एक वर्ड है इसमें। तो इंडिया तो आपको पता ही है, जिस देश में आप रह रहे हैं वो तो आप बेखूबी से अच्छे से जान रहे होंगे। इंडिया मतलब कि भारत, मतलब कि जहाँ हम लोग यहाँ पे रहते हैं उसी को सर आप बोल रहे हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं आखिरकार नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? नेशनलिज्म जिसको हिंदी में हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। हाँ, तो नेशनलिज्म ये जो वर्ड है ना, ये सुनने में बहुत इजी लगता है कि अच्छा नेशनलिज्म एक वर्ड है ऐसा वैसा, लेकिन नेशनलिज्म के पीछे का अगर बैकग्राउंड आप देखिएगा ना तो आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पता चलेगा इसका। ये नेशनलिज्म ऐसे ही इंडिया में नहीं आ गया, ठीक है, इसके लिए कितनों ने अपने जान को गंवाया है, उसके बाद हमारे मन में नेशनलिज्म वर्ड आया है। तो आखिरकार ये नेशनलिज्म वर्ड क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए कि नेशनलिज्म वर्ड होता क्या है। तो इसके बाद ही हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, क्योंकि बात नेशनलिज्म की आती है। नेशनलिज्म एक तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं देशभक्त के नाते, ठीक है, कि देशभक्ति, हमारे देश के प्रति प्यार, उसी को नेशनलिज्म कहते हैं। लेकिन देखो आज ना होता है ना कि हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच देख के उसको चीयर्स कर रहे होते हैं कि यार इंडिया जीत जाए, इंडिया मैच क्यों नहीं जीता, ये नेशनलिज्म मान लेते हैं, या फिर अपने आप को कनेक्ट कर लेना कि भारत मेरे लिए अच्छा डेवलप कर जाए, वो नेशनलिज्म है। लेकिन आज से आप 100-150 साल पीछे जाइएगा ना तो आपको बहुत इम्पैक्ट मिलेगा, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स दिखेगा इंडियंस का। वो कभी भी नेशनलिज्म का बात नहीं कर रहे थे। हम लोग भारतीय, हम बात कर रहे हैं आपसे 1847, 1857 जो रिवोल्ट हुआ है, उसके बाद भी 1900, 1911, 1915, इवन 1920, 35, हम लोगों को पता ही नहीं था नेशनलिज्म क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है। भारत के लोग आपको पता ही है, उन्हें बस चाहिए कि आज खाना मिल गया, हमारा धर्म सही से चल रहा है, खाना तो मिल ही रहा है, बाकी देश में क्या ही चल रहा है आप जानो, ठीक है, उसके साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी बुरा हो रहा है। तो ये भावना शुरू से इंडिया में था। इस चीज़ को समझना कि ये भारत में शुरू से ये भावना बना हुआ था कि हमारे घर में तो कुछ बुरा नहीं हो रहा है, बगल वाले घर में बुरा हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हुआ। ये भावना शुरू से, तो तब तक नेशनलिज्म नहीं आ सकता है। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है कि आप किसी एक देश में रह रहे हैं, किसी एक टेरिटरी में रह रहे हैं, आपको ये सोचना है कि जितने भी लोग इस टेरिटरी में, वो क्या हमारे ब्रदर एंड सिस्टर एंड वो वाला रिलेशन, ठीक है, कि हम लोग सब एक ही हैं, इस तरह का सोच लाना। वो सोच पहले इंडिया में नहीं था, ठीक है। बहुत मेहनत, यही चीज़ हम लोग देखेंगे किस तरह का मेहनत लगा, कैसे हम लोगों के मन में ये भावना आया, और उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंस फाइनली 1947 में होते हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपको इस बारे में बताएगा। बस आपको मेरे साथ रहना है, कुछ नहीं सोचिए, सिर्फ और सिर्फ कहानी के जैसा इसको सुनते चलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार नेशनलिज्म क्या होता है। तो आपको तो एक चीज़ समझ में आ गया, नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपने आप को फील करें क्या कि हम लोग सब कोई एक ही हैं, जितना भी इस टेरिटरी में जितने भी लोग रहते हैं वो सब क्या, उनका सबका एक ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हमारे साथ जितना भी इतिहास में जितना भी कुछ पास्ट में हुआ है, सबका हम लोग एक ही ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे आपके बगल वाले कोई भी इंसान हो। उनका हिस्ट्री, उनके कंट्री का जो हिस्ट्री है और आपका जो हिस्ट्री है, ये एकदम से सेम है। वो भी गुलाम रहे होंगे, उनके पूर्वज, और आपके भी पूर्वज, आपके भी एंसेस्टर गुलाम रहे होंगे। तो हमारा हिस्ट्री तो कहीं ना कहीं एक जैसा ही है। ये भावना हमारे मन में आना, हमारी राजनीतिक स्थिति एक ही है, ठीक है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक ही है, हमारी जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो हम सबके लिए कर रही है, हमारे कल्चर बैकग्राउंड एक जैसा है, हमारा जो कल्चर ये चलता जो आ रहा है, हमारा रहे चाहे आपका रहे, ये भी एक ही जैसा है। ये सारे भावना को लाने को क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक। तो ये धीरे धीरे इमर्ज हुआ इंडिया में, और फिर हम लोग इंडियंस धीरे धीरे नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि हम लोग क्या है, इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, एक लैंग्वेज नहीं चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज चलते हैं। आपको पता है हमारे तो लैंग्वेज भी 22 इंडियन अप्रूव किए हैं, ठीक है। तो इतने सारे लैंग्वेज हमारे इंडियंस में बोला जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, सब में एक जैसा प्यार है। हम लोग कभी लैंग्वेज बेस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। तो ये तरह का आखिरकार भावना लाने को ही क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि आखिरकार क्या क्या कारण रहा था जिससे ये नेशनलिज्म सामने निकल कर के आया, ये भारतवाद, ये राष्ट्रवाद जैसा चीज़ हमारे जहन में आया, हमारे दिल में आया। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या रहा होगा। हम आपको मेरे जितने भी पिछले वीडियोस में भी देखिएगा तो हम आपको बोलते हैं कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। चाहे वो कुछ भी आपके साथ अगर कुछ भी इंसिडेंट भी हो रहा है तो वो आज के कारण ही नहीं हो गया, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसी कारण से वो आपके साथ हो रहा होता है, ठीक। तो ये जो नेशनलिज्म की भावना आई हमारे अंदर नेशनलिज्म इमर्ज होकर के आया, तो ये कैसे निकल करके आता है, इसके पीछे का क्या क्या रीजंस था वो देखिए।
तो आपको देखिएगा कि यूरोप में क्या है, बहुत सारे फॉर्मेशन बन चुके थे जिसमें कि इंडियन नेशंस का बात किया जा रहा था। आपको ये चीज़ बता देते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि चैप्टर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। हम लोग की कंट्री में 1947 में हम लोगों को ये समझ में आया कि नेशनलिज्म क्या होता है, अपने देश के लिए हमको जान देना है, ठीक है। आप बात करिएगा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस, ठीक है, कंट्री है यूरोप में, वहाँ पे ये सब चीज़ पहले ही हो चुका था। हम बात कब कर रहे हैं, 1789 का, ठीक है। तो 1789 में आप देखिएगा वहाँ पहले ही ये सारे कुछ का बात हो चुका था, ठीक है। तो हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं, इसका कनेक्शन कहाँ से बनता है। तो आपको दिख क्या रहा है कि 1789 में फ्रांस रेवोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि फ्रांस रेवोल्यूशन वहाँ पे हो चुका है, क्योंकि हम लोगों को अब पढ़ाई लिखाई करने लग गए, समझना इस चीज़ को, कनेक्शन बनाना। क्योंकि 1789 में यूरोप में फ्रांस एक कंट्री है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप में हुआ, यूरोप के फ्रांस कंट्री में होता है आपका जाकर के एक रिवॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग बात करेंगे रिवॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन अभी वो ज़्यादा लेंदी चले जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें हम लोग 3 चीज़ के लिए बात कर लिए। हम लोग इक्वालिटी का बात कर रहे हैं, हम लोग लिबर्टी का बात कर रहे हैं, हम लोग फ्रीडम का बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड सब समझ में आ रहा होगा, इक्वालिटी, लिबर्टी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब बात समझना, जब 1789 में ये सारा कुछ का बात चल रहा है, वहाँ पे मिल चुका, ठीक है, फ्रांस में ये सारा कुछ मिल गया, इक्वालिटी हो गया, वहाँ पे लिबर्टी मिल गया इंसानों को। तो अब ये चीज़ भारत के लोगों को भी धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू किए, यहाँ के लोग पढ़ना शुरू किए किताबें, तो उनको समझ में आ रहा था कि फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सब लोग आज़ाद हैं, वहाँ पे सब फ्रीडम है, ठीक है, वहाँ इक्वालिटी है, सब में समानता का भावना है। और हमारे इंडिया में ऐसा क्या है कि नहीं हो पा रहा है, क्यों हमें वाइट्स लोग परेशान कर रहे हैं, क्यों हमें वाइट्स लोग बोल रहे हैं कि तुम अनसिविलाइज्ड हो, ठीक है, हमको सिविलाइज करना होगा तुमको। ये सारा कुछ हम लोगों को समझ में आया। तो जब हम लोग किताबें पढ़ना शुरू किए तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा था कि नहीं, हम लोग भी ऐसा कंट्री बना सकते हैं जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ पे लिबर्टी हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि हम लोग फाइनली बात किए कि आखिरकार नेशनलिज्म कैसे निकल करके आ रहा है। तो एक चीज़ समझ में आया कि यूरोप में बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो नेशनलिज्म की भावना ला चुके थे। वो भी कैसे लाए हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट जब ये चैप्टर शुरू होगा, नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर 1 आपका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो शुरू कैसे होता है कि आखिरकार नेशनलिज्म का भावना, ठीक है। तो अब बात समझना क्या है कि जब नेशनलिज्म यूरोप में निकल करके आता है, जब यूरोप में नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा लेवल पे पहुंच जाता है, तब हम लोगों को ये चीज़ समझ में आया धीरे धीरे कि नेशनलिज्म हम लोग भी भारत में ला सकते हैं। जब नेशनलिज्म आएगा तभी देश में क्या होगा, धीरे धीरे लोग देश के प्रति जागरूक होंगे, ठीक है, अपने बारे में नहीं सोचेंगे, देश के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पहला आपको समझ में आया कि क्यों आखिरकार नेशनलिज्म हो रहा है, क्योंकि यूरोप में हो चुका है। बहुत से लोग यूरोप से सीखे, किताबें पढ़ के, बहुत लोग यूरोप गए घूमने के लिए, वहाँ देखे वो यहाँ तो बहुत अच्छा इक्वालिटी चल रहा है, यहाँ पे तो लोग आज़ाद हैं, हम लोग क्यों नहीं है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछने लगे लोग, और धीरे धीरे इंडिया भी आपको इंडिपेंडेंस की राह पे दिखती है। दूसरा चीज़ आपको क्या दिखेगा, वियतनाम जैसी कंट्री, ठीक है, वो क्या थी, वो मूवमेंट चला रही थी, ठीक है, जैसे इंडिया ही मूवमेंट चला रही है वैसे मूवमेंट चला रही थी इस समय में, वैसे वियतनाम भी एक कंट्री, वहाँ पे भी मूवमेंट चल रहा था। इवन वियतनाम क्या, जापान हो जाए, चाइना हो जाए, सब जगह आपको क्या दिखेगा, लोग मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट से क्या कर रहे हैं कि एंटी कॉलोनी, ठीक है, कि हमको ब्रिटिश के अंदर नहीं रहना है। कॉलोनी हम बाद में बताएंगे आपको आगे चैप्टर में, जब कॉलोनी बढ़ जाएगा तो कॉलोनी मतलब होता क्या है। लेकिन अभी बात समझना क्या कि जो भी कंट्री है, ठीक है, इंडिया, चाइना, जापान, आप कहीं भी देखोगे ना आपको यही देखने को मिलेगा, अमेरिका क्यों ना हो, वो भी आपको देखने को मिलेगा क्या कि सब कोई एक समय में ब्रिटिश के कॉलोनाइज थे, ठीक है, उनके अंडर में रहते थे, ये लोग गुलाम बना के रखे थे इन लोगों को। तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमेरिका रहे, चाहे वो इंडिया रहे, चाहे वो वियतनाम रहे, वो लोग इनके खिलाफ मूवमेंट कर रहे थे कि भाई तुम कौन होते हैं मेरे पर रूल करने वाले, हमको इंडिपेंडेंस दे दो। ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। अभी देखो कंक्लूजन में आते हैं, आखिर बात क्या चीज़ का हो रहा था, नेशनलिज्म। हम लोग नेशनलिज्म समझ चुके हैं क्या होता है, देश के प्रति प्यार, देशभक्ति। जब हम लोग मानने लग जाएं कि चाहे हमारा लैंग्वेज कुछ भी हो, हम किसी भी भाषा में बात कर रहे हो, हम लोग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक है, कल्चरल बैकग्राउंड एक है, हम लोग सब एक हैं, तो ये क्या चीज़ आ गया, देशभक्ति आ गया कि हमारे भारत में जितने भी लोग हैं सारे का सब कुछ एक ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो मेरे साथ भी कल दिन बुरा होगा, ये भावना आ जाना, इसी को बोल देते हैं नेशनलिज्म। क्यों आ रहा है पता चल गया, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारे कंट्री में वहाँ पे नेशनलिज्म का भावना आ चुका है, वहाँ पे इक्वालिटी मिल चुका है, वहाँ पे फ्रीडम मिल चुका है, इसीलिए पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है कि वियतनाम और भी बहुत सारी कंट्रीज़ क्या कर रही है,
मूवमेंट कर रही है इनके खिलाफ कि हमको आज़ाद कर दो। तो इंडिया क्यों पीछे रह जाता, वो भी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं कि हम लोग भी आज़ादी चाहेंगे ब्रिटेन से। ठीक है, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है और हम लोगों में नेशनलिज्म का भावना आना शुरू हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसा सीनेरियो आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस तरह से इसमें फंसते चले गए। ठीक है, तो आखिरकार आते हैं हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, फिर खिलाफत मूवमेंट भी देखेंगे, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी देखेंगे। ठीक है, इन सब तीनों चीज़ों को एकदम अच्छे से समझना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 1911, 1914, 1914, 1918। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 हो रहा है और इसका अगर हम देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो 1911 से ये शुरू हो जाता है कि कभी ना कभी वर्ल्ड वार हो सकता है। वर्ल्ड वार पता है मतलब क्या होता है, जब दो देश आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हो, तो ये हो जाता है वर्ल्ड वार। और सिविल वार क्या होता है, जब एक ही कंट्री में लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मान लो इंडिया में ही कोई 2 ग्रुप आपस में लड़ाई कर रही है, उसको सिविल वार कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ को एकदम समझ जाना। यहाँ वर्ल्ड वार का बात है तो मतलब क्या कि जब 2 देश आपस में, जब 2 कंट्री आपस में लड़ाई कर रही है, एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया म्यांमार, किसी से भी रिलेट कर लो, तो जब 2 देश या 3 देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं उसको वर्ल्ड वार कहेंगे। और जब कोई एक ही कंट्री में कोई 2 ग्रुप आपस में लड़ाई कर रही है तो उसको सिविल वार कहते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब पहला विश्व युद्ध कब हो रहा है, 1914, 1918। लेकिन अब देखो हम थोड़ा सा तुमको हम बता रहे हैं कि कहानी को थोड़ा ऐसा ले जाएंगे, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, तुमको फ्यूचर भी तुमको सब चीज़ समझ में आए। इस कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। देखो इसी समय में क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो कॉलोनाइज हो चुकी है। कॉलोनाइज मतलब समझ में रखो कि कोई एक कंट्री है जो हम लोगों के ऊपर रूल कर रही है, हम लोगों को कॉलोनी बना के रखी हुई है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या की हुई है, ब्रिटिश हम लोगों को कॉलोनी बना के रखी हुई है। ठीक है, जब वो कॉलोनी बना के रखी है, जब हम पे रूल कर रही है वो, तो इन लोगों का लड़ाई हो रहा था। ठीक है, बात समझना, लड़ाई किनका हो रहा है, ब्रिटेन लोगों का लड़ाई चल रहा है अपना जर्मनी से, जापान से, इन लोगों से, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो इंडिया पे अपना कब्जा बना करके रखी हुई है। ठीक है, ये इंडिया है मेरा। ठीक है, हम ऐसे ही इंडिया बनाते हैं, अगर मेरे पहले का वीडियो देखे होगे तो। अब देखो बात क्या है कि ये मान लो इंडिया है, क्योंकि ब्रिटेन जो है इंडिया पे अपने आप को कब्जा बना के रखी हुई है, इसलिए वो क्या करती है, यहाँ पे जो वार हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, इंडियंस को फोर्स करते हैं कि आपको क्या करना होगा, इस वर्ल्ड वार में मेरा सपोर्ट करना होगा। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखो इंडिया का किसी भी अभी युद्ध से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जो कंट्री खुद गुलाम बनी हुई है वो क्यों लड़ाई करने के लिए किसी से सोचेगी, वो तो खुद गुलाम बनी हुई है। अभी जो यहाँ पे हम लोग के ऊपर शासन कर रहे हैं तुम्हारे ब्रिटेन, वो क्या बोल रही है कि तुमको साथ देना होगा मेरा, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम तुम पे रूल कर रहे हैं, तुमको साथ देना होगा मेरा। ठीक है, तो इंडिया को जबरदस्ती नहीं होता, घर में तुमको कोई काम नहीं मिला हुआ, जबरदस्ती लोग क्या कर रहे हैं कि काम करो करो। ठीक है, उसी तरह का तुमको सीन देखने को मिलता है कि लोग इनको जबरदस्ती इसमें शामिल कर लेते हैं कि नहीं तुमको यहाँ इस वार में तुमको सपोर्ट करना होगा, और इंडियंस को किसी तरह मना करके ये लोग एग्री करवा लेते हैं। तो वो खुद गुलाम बना हुआ है, अब ये क्या ही कर सकता है, इन पर कोई इनका डिसीजन नहीं था कि हमको लेना है कि नहीं लेना है पार्टिसिपेट। लोग जबरदस्ती, क्योंकि मेरा शासन चल रहा है, अब हम बोल दिए ब्रिटेन वाले कि इंडिया भी है साथ में, तो इंडियंस को पता चला कि अच्छा हम लोग भी लड़ाई में साथ हैं तो हम लोग को साथ देना होगा। ठीक, तो इंडियंस भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इंडियंस फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट किए हैं, तो बात समझना क्या कि कोई भी युद्ध होता है ना, तुम्हारे घर में भी इवन लड़ाई होता होगा ना, तो उस लड़ाई में कुछ ना कुछ खर्च जरूर होता होगा। एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं कि मान लो अगर तुम और तुम्हारी मम्मी से अगर लड़ाई हुआ तो तुम लोग आपस में लड़ाई करके कुछ ना कुछ जरूर तोड़ोगे, या तुम्हारी मम्मी तोड़ेगी और तुम नहीं तोड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, तो तुम बस उस टूटते हुए सामान को देख सकते हो, लेकिन लॉस तो होता ही है किसी भी युद्ध में। ठीक है, किसी भी लड़ाई में। तो यहाँ तो फाइनली एक कंट्री का दूसरे कंट्री से लड़ाई हो रहा है, तो यहाँ पे सोच लो कितना रिसोर्स का लॉस है, कितना मनी का लॉस है। तो हमको यही चीज़ देखने को मिलता है कि फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा हम लोग डिफेंस के ऊपर खर्च कर देते हैं। डिफेंस समझ में आ रहा है, हम लोग बहुत सारे वेपन्स खरीदते हैं, बहुत सारे हथियार खरीदते हैं, बहुत सारे बंदूक खरीदते हैं। ये सारा कुछ खरीद के हमारा स्थिति खराब हो गया है। हम लोग जो इंडियंस के पास जो करेंसी है वो आपको क्या दिख रहा है, कम दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक, अच्छा, क्योंकि हम लोग वार में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए हैं तो हम लोग क्या हुए, हम लोग लोन भी बहुत सारे कंट्री से लिए। बात समझो, क्योंकि इंडिया सपोर्ट कर दी है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में, क्योंकि इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट की है,
इस कारण से क्या होने लग गया कि ये पूरा खर्च कर दिया, अपना पैसा खर्च कर दिया। जब तुम्हारे पास पैसा खर्च हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? किसी अपने दोस्त से जाके लोन लेगे या बगल वाले से पैसा उधार ही लोगे। तो इंडिया भी बहुत सारे कंट्री से लोन लिया, क्योंकि इंडिया के पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, वर्ल्ड वार में हाँ करवाया गया है। तो क्योंकि बहुत लोग से इन्होंने पैसा लोन में ले लिया, तो इनका क्या हो गया, ये डेप्ट में चले गए, ठीक है, ये उधारी में कर्ज चले, दबते चले गए इंडियंस, ठीक है। इंडिया का सिचुएशन समझ गए क्या हुआ, वार में सपोर्ट के कारण क्या होने लग गया कि इनका करेंसी जो है धीरे धीरे पूरा डाउनफॉल जाने लग गया, इनके पास पैसा कम होने लग गया। अब देखो बात समझना एकदम अच्छे से, एक एक वर्ड के बहुत बहुत बड़ा बड़ा बात है, इसलिए एकदम कनेक्शन बनाना। डॉट बोलते हैं ना, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है। तो इन डॉट्स को खाली मिलाते चले जाओ, हिस्ट्री समझ में आ जाएगा। अभी देखो बात क्या आते हैं कि जब हम लोग इस वार में, क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो चुका है, खर्च बहुत ज़्यादा हो चुका है, लोन हम लोग बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो यहाँ के करेंसी को हम लोग क्या चाहेंगे, स्टेबल बनाना, ठीक है, सही हो जाए, ये चाहेंगे कि अब यहाँ का करेंसी, यहाँ की इकोनॉमी सही हो जाए, कि अर्थव्यवस्था सही हो जाए। इसके लिए क्या करने लगी यहाँ की जो गवर्नमेंट है, क्यों गवर्नमेंट पता है कौन राज कर रही है हम लोगों के ऊपर, ब्रिटिश राज कर रही है। तो ब्रिटिश क्या करने लगी हम लोगों के साथ, ब्रिटिश हम लोगों के साथ कंप्लीटली यहाँ पे हम लोगों से टैक्स वसूली ज़्यादा कर दी, ठीक है। टैक्स हम लोगों से बहुत ज़्यादा लेने लग जाती है यहाँ से ब्रिटिश। टैक्स क्यों ले रही है इस चीज़ को समझो, क्योंकि लोन इनके पास बहुत ज़्यादा हो गया, इनका अर्थव्यवस्था भारत का खराब हो चुका है, पैसा नहीं है अभी। इंडियंस जो अकाउंट है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे पैसा कहाँ खर्च किए हैं, वार में खर्च कर दिए हैं। यहाँ के भी सब चीज़ को चलाना है, भारत में भी नाली बनाना है, भारत में भी लोगों को खाना खिलाना है, पैसा सारा तो युद्ध में ख़त्म हो गया है। तो इनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियंस के साथ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडियंस भी अपना खर्च कहाँ कर दिए हैं, वार में खर्च कर दिए हैं। अब ये लोग क्या सोचते हैं, ब्रिटिश लोग सोच रहे हैं कि अपना इकोनॉमी, अपना अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए ये लोग इंडियंस के प्रति टैक्स बढ़ा देते हैं। टैक्स तुमको पता ही है, जो हम लोग टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ठीक है। अब बात समझो, ब्रिटिश सरकार किस में गई है, घाटे में गई है। क्यों घाटे में गई है, क्योंकि वार करा दी है, समझे बात को। ब्रिटिश पूरी इनका इकोनॉमी खराब हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये लोग युद्ध किए हैं, युद्ध करने के कारण ब्रिटिश के पास पूरा पैसा खत्म हो चुका है, ठीक है। पैसा खत्म होने के साथ ही क्या दिखता है तुमको, हम लोगों के ऊपर, क्योंकि इनको अब चाहिए कि पैसा मेरा नॉर्मल हो जाए, जैसा पहला पैसा था वैसा हो जाए। ये लोग इंडियंस को ही क्या बोले कि भाई तुम लोग कल 2 रुपये टैक्स दे रहे थे हमको पर डे का, अब तुम लोग कितना दोगे, अब तुम लोग 20 रुपये करके दो, ठीक है। इस तरह का बात करने लग गए, ठीक, पहले 2 रुपये दे रहे थे, अब तुम 20 रुपये करके दो। जब इस तरह का बात ये लोग करना शुरू कर देते हैं, तो क्या दिखता है कि फाइनली लोग क्या कर रहे हैं, लड़ाई इस जगह पे तुमको देखने को मिलेगा, लोगों के मन में एग्रेशन आ जाएगा कि आखिरकार मेरे से पैसा क्यों लिया जा रहा है, ठीक। समझ में आ गया कि इनकम टैक्स को क्या किया गया, पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है, बहुत ज़्यादा राइज कर दिया गया रेवेन्यू को, जिस कारण से लोगों को क्या होने लग गया, गुस्सा लगने लग गया। ये देखो भारत का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार में। पहला चीज़ तो समझ में आ गया कि यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, बहुत ज़्यादा पैसा को बढ़ा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश के पास पैसा कम हो गया था, इस वार में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए थे, उनको अपना इकोनॉमी को सही करना था। इसके लिए वो क्या किए, उनको लगा कि अरे कैसे सही करे, उनको लगा कि चलो यहाँ गुलाम बनाए हुए हैं इंडियंस को, तो क्योंकि गुलाम है तो इनको बोल दिया जाएगा कि कल से तुम लोग ज़्यादा पैसा करके हमको देना। लेकिन अब बात समझ रहे हो कि इंडियंस वाले कहाँ से लाएंगे पैसा, उनके पास तो खुद पैसा नहीं है, ठीक है। पहला चीज़, अब देखो आखिरकार इकोनॉमी यहाँ से बोल गया टैक्स ज़्यादा देना है, तो इनके पास पैसा खुद नहीं है, तो अब इन लोगों पर मन में थोड़ा गुस्सा आने लग गया कि यार ब्रिटिश ये कर क्या रही है आखिरकार। पहला चीज़ समझ में आ गया। दूसरा चीज़ तुमको क्या देखने को मिलेगा कि ये प्राइस, जितने भी सामान का प्राइजेस था उसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। जितने भी प्राइस का सामान था उनको बढ़ा दिया गया था। मान के चलो इस पैन का दाम अगर हम रखे आज 10 रुपये में बिक रहा है, तो इसका वार के बाद दाम 20 रुपये कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इनको तो है ना कि पैसा को कैसे अपने पास जमा करें, क्योंकि 20 रुपये जाके देंगे तो फिर आएंगे वहाँ से मतलब तुम्हारे यूरोप वाले और आके बोलेंगे भाई उसका 20 रुपया तुमको दिया ना, लाओ 10 रुपये, क्योंकि प्राइस तो हम बढ़ाए थे, क्योंकि अपने इकोनॉमी को सही करना है इनको, ठीक। तो इस तरह से तुमको देखने को मिलेगा कि जब युद्ध का समय चल रहा था तो क्या हो गया था, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तुम इसको ऐसे रिलेट करो ना कि जब कोविड आया था, जब कोरोना वायरस आया था, तो देखना हर चीज़ का दाम थोड़ा सा हाइक किया था प्राइस। क्यों हाइक किया था, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खराब हो गया था थोड़ा, उसको स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कुछ स्टेप उठा रही थी, ठीक है, किसी किसी चीज़ का प्राइस को ज़्यादा करके, ताकि हमारा इकोनॉमी सही हो जाए, ठीक। वार के समय में क्या देखने को मिलता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे इंडिया के,
ठीक है। इंडिया में जितने भी चीज़ें को सामान के बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ गया था, प्राइसेस को डबल कर दिया गया था 1913 से लेकर 1918 के बीच में। समझ रहे हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914-18 और 13 से लेकर 18 तक में प्राइस सब चीज़ का डबल कर दिया गया है। वही बात है कि 10 है तो 20, कोई सब्जी इंसान 10 रुपये में लेके आ रहा है तो उसको 20 रुपये देने पड़ रहा है। तो ये तरह का तुमको देखने को मिलेगा सीन, जिस कारण से लोगों के मन में क्या आने लग गया, फिर से लोग सफ़र कर रहे हैं। लोगों के मन में आ रहा है कि ये मेरे साथ गलत कैसे हो गया। अब समझ रहे हो नेशनलिज्म कैसे आया। नेशनलिज्म हम लोग बात करें कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया, राष्ट्रवाद कैसे आया। तो ऐसे ही नहीं रात में सब सो रहे थे, उठे बोले ओ नहीं देश के लिए तो जान ही दे देंगे, ब्रिटिश खराब होता है, ऐसा नहीं था। पहले हम लोग यही सोच रहे थे कि ब्रिटिश बहुत अच्छे हैं, अच्छा ही करने के लिए आए हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया, ये सब सिचुएशन, पहला तो टैक्स बढ़ा दिया, दूसरा क्या, हर प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस डबल, ठीक है। तो इंसान के मन में लगा कि नहीं, ये हम जिनको अच्छा समझ रहे थे तो खराब निकले, ठीक है। दूसरा चीज़ तुमको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस राइस हो चुका है। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा चीज़ समझना क्या है, ठीक है। देखो दो कारण समझ में आ गया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इफेक्ट क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, तो तुम इफेक्ट बता सकते हो कि पहला तो प्राइस हाइक हो गया था, दूसरा तो टैक्स को बढ़ा दिया गया था, और तीसरा क्या समझो, तीसरा आर्मी, ठीक है। कोई भी युद्ध में क्या चाहिए, सेना चाहिए लड़ाई करने के लिए। देखना ब्रिटिश लोग कितना दिमाग लगाते थे, वो लोग इंडियंस को अपॉइंट करते थे कि जाकर के लड़ाई करना, ठीक है। वो लोग इंडियंस को अपॉइंट कर रहे थे कि जाकर के लड़ाई करना, ये लोग खुद क्या करते थे, ऑफिसर का काम करते थे, ठीक है। मतलब देखो ऑफिसर को कभी भी क्या करना है, नहीं आना है फ्रंट पे लड़ाई करने के लिए। तुमको पता है जो ऑफिसर होते हैं वो एक ऑफिस में बैठे होते हैं, एसी वाले ऑफिस में, वहाँ से वो बोल रहे होते हैं कि यहाँ जाओ लड़ाई करने के लिए, वहाँ जाओ लड़ाई करने। लेकिन जो इंसान जा रहा है वहाँ लड़ाई करने, मरेगा तो वो इंसान ना। तो ये कर दिए ब्रिटिश। ब्रिटिश क्या बोले कि जो सेना रहेगी हमारी, जो कि ऑन फील्ड लड़ाई करेगी, वो कौन रहेंगे, वो इंडियंस रहेंगे। देखो ये गलती है, ठीक है। अब ब्रिटिश क्या कर रही है, वो गाँव गाँव जा रही है इंडिया के, वहाँ से बहुत सारे युवा को पकड़ दिए, यंग पीपल को, और उठा के बोल रही है चलो बाबू तुम लड़ाई करेगा। कि यहाँ पे, तो बोला कहाँ लड़ाई करना है, बोला मेरा लड़ाई हो रहा है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, तुम लोग गुलाम बने हुए हैं, तो तुमको भी मेरे लिए सपोर्ट करना होगा। तो इसके मम्मी पापा को लग गया क्या बुरा, ठीक है, कि मेरा बेटा तो अभी खाना खा रहा था, उठा के कौन लेके चला गया, ठीक। तो लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाने लग गया कहाँ पे, वर्ल्ड वार में। बात समझ रहे हो, इंसानों का जबरदस्ती फोर्स में घुसाया जा रहा था, गांव गांव से लड़के लोग को लाया जा रहा था और बोला जा लड़ाई करो, ठीक है। देखो जापान हमला कर रहा है, जाओ उनसे आगे लड़ाई करो। ये बोला था हम जापान क्यों मारे, किस लिए मारे, इनको रहता तो भूल जाओ क्यों मारे, हम बोले मारो नहीं तो तुमको मार देंगे। तो अब इंसान जाता था लड़ाई करने। अब बांध के चलो जो बच्चा शुरू से कभी बंदूक चलाया नहीं है, अब वो इंसान को अगर बंदूक देके बोल देगा जाओ मारो, अब वो इंसान जब जाएगा मारने के लिए तो क्या गोली चला पाएगा, और क्या उसको इतना पता है कि कैसे मारना है कैसे नहीं। तो यहाँ पे क्या होता था, इंडियंस मैक्सिमम तुमको मरते हुए दिखेंगे, ठीक है। देखो ये बात को समझो, ये सब बात ऐसे ही कैमरा में बोल देना, या तुम इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम एक घर में एक रूम में बैठ कर के समझ रहे हो। तुम सोचो कि तुम्हारे घर के बगल में जो भी तुम्हारे भैया हो या तुम्हारे बहन हो, ठीक है, उनको पकड़ करके ले जा करके, क्योंकि वो तुम गुलाम बने हुए हो, तुमको तुम्हारे खुद के जीने का कोई राइट्स नहीं मिला है। तो सोचो क्या कि उनको पकड़ के ज़बरदस्ती फोर्स में डाल दिया गया। हाँ, अब वो गए लड़ाई करने के लिए, तुमको कुछ पता ही नहीं चला। तुम जब बाहर निकले तो तुम्हारा भाई जो बैठा हुआ है गाड़ी में, तुम पूछ रहे हो क्यों, क्योंकि तुम गुलाम हो, तुमको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अब वो गाड़ी गई और फिर वहाँ जापान लड़ाई कर रहा है, वहाँ पे धकेल दिया गया उनको और वो मर गए, ठीक। मर गए तो इनको लग रहा है कि अब क्या करें, मर गए, तुमको कोई पता ही नहीं चला, शाम रात तक आया नहीं, तुम सुबह गए देखते वहाँ पड़ा हुआ है वो इंसान। तो इस तरह का जो इनको मन में फीलिंग्स आना शुरू हुआ, तब इंडियंस को रियलाइज़ क्या हो रहा है कि ये ब्रिटिश क्या है वो ख़राब कर रही है हमारे साथ। तीन चीज़ समझ में आ रहा है, प्राइस हाइक, ठीक है, मतलब सारे प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया गया है, टैक्स को बढ़ा दिया गया है। पैसा जब इंसान का निकलता है तो इंसान को समझ में आता है कि सामने वाला इंसान लगता है ख़राब है, तब तो इतना पैसा ले रहा है। और तीसरा चीज़ क्या तुमको देखने को मिलता है कि ज़बरदस्ती सबको फोर्स में डाला जा रहा है। तो तीन चीज़ समझ में आ रहा है। चौथा चीज़ देखो कि खुदा का भी थोड़ा प्रकोप रहा, ठीक है, इस वर्ल्ड वार में। तुमको क्या देखने को मिलता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, ठीक है। क्रॉप फेलियर मतलब क्या कि जितने भी फसल हैं हमारे भारत में, उस समय 1920 में तुमको क्या देखने को मिलता है कि 1920 में हमारे जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, फसल जो है बारिश ना होने के कारण नहीं हो पाता है। इतना तो समझ में आता है कि एग्रीकल्चर का जो हमारा पूरा इंडिया डिपेंड करता है मानसून के ऊपर, ठीक है। इवन कोई भी एग्रीकल्चर में चाहिए तुमको वाटर, ठीक। अब देखो क्योंकि बारिश नहीं हुआ,
अब बारिश नहीं हुआ, अब इसमें कोई इंसान तो भी कर नहीं सकता था, ठीक है, ये तो खुदा का ही सोचो तुम्हारा प्रकोप था। क्योंकि यहाँ पे क्रॉप फेलियर हुआ, क्योंकि फसल नहीं था, तो लोगों के पास क्या देखने को मिलता है, खाने का शॉर्टेज हो जाता है, लोगों के पास खाना नहीं है, ठीक है, घर में। और जब पेट में अनाज नहीं रहता है तो इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, वो अपना जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है, बस उसके पेट में अगर अनाज ना हो तो, ठीक। क्योंकि अब लोगों के पास अनाज नहीं है खाने का। और दूसरा चीज़ तुमको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे एपिडेमिक, भूखमरी की स्थिति यहाँ पे इन लोगों को फेस करनी पड़ी। अब देखो क्या है, इसी समय में तुमको बीमारी भी फैलता हुआ दिखेगा, प्लेग जैसा बीमारी जो रैट से होता है, ठीक। तो ये सारा बीमारी भी इंडिया में फैल रहा था, ठीक है, बीमारी भी बहुत सारा फैल रहा है। और क्योंकि खाना का शॉर्टेज है, बारिश नहीं होने के कारण क्रॉप फेलियर है, ठीक। क्रॉप फेलियर होने के कारण तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे खाने का शॉर्टेज हो चुका है। इसी कारण से वो क्या देखता है, जब 1928 में सेंसस रिकॉर्ड होता है कि आखिरकार पॉपुलेशन कितना है, तो इसमें क्या देखा जाता है, 12 to 13 मिलियन लोग मर चुके हैं इस चीज़ से, ठीक है, इस बड़े एपिडेमिक से, इस बड़े फेमाइन से, भूखमरी की स्थिति से लोग 12 to 13 मिलियन लोग डेथ कर चुके हैं। पता है 1 मिलियन में 10 लाख, तो 12-13 मिलियन तुम सोच लो कितना, ठीक है। तो तुमको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आखिरकार इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बड़ा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। बात समझ रहे हो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ 14 से 18 के बीच में। उसी समय में तुमको क्या दिख रहा है कि बहुत सारे एग्रीकल्चर के प्राइस को डबल कर दिया गया, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डबल कर दिया गया। देखो एक बार कंक्लूजन में आते हैं, नेशनलिज्म तुमको समझ में आ चुका है क्या है, देश के लिए प्यार क्यों आया है। यूरोप में बहुत ज़्यादा हम लोग सीख चुके थे कि हम लोगों को क्या करना है और कैसे करना है, यूरोप में हो चुका था, हम लोग उस किताब से पढ़े थे, तो हम लोगों के मन में आ गया था हमको भी ऐसा कुछ लाना है, देश में इक्वालिटी लाना है, देश में लिबर्टी लाना है, हमारे पास भी नेशनलिज्म जैसा चीज़ होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वियतनाम लोग भी अपनी लड़ाई कर रहे थे इन लोगों के खिलाफ, तो इंडिया भी जुट गया था कि हम भी आज़ाद हो ही जाएंगे इन लोगों से। दो चीज़ समझ में आ गया, नेशनलिज्म तुमको पूरी समझ में आ गया होगा। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार, आखिरकार पहला जो वार हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसमें इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो पहला तो एग्रीकल्चर प्राइस हाइक हो चुकी है, ठीक है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का दाम जो है वो डबल हो चुका है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या, कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया गया है। तीसरा चीज़, मिलिट्री जो तुम्हारी आर्मी है, ज़बरदस्ती इंडियंस को अपॉइंट किया जा रहा है। और चौथा चीज़ क्या कि क्रॉप फेलियर हो जाने के कारण लोगों के पास खाना नहीं है। और पांचवा चीज़ क्या, बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है इंडिया में, जिस कारण से यहाँ के लोगों में मृत्यु दर बढ़ जाता है, 12 to 13 मिलियन लोग मर जाते हैं। अब देखो जिस परिवार के लोग मरे हैं, ठीक है, उनके फैमिली में तो होगा ना कि मरा क्यों, ठीक है, तो मरने का रीज़न क्या है, तो वो लोग पता करते थे कि मरने का रीज़न ये वार है, इसी कारण से ये बीमारी फैला, इसी कारण से क्रॉप फेलियर हो गया है। उन लोगों के मन में ये सारा कुछ आ रहा था कि हमारे ऊपर राज कौन कर रहा है, तो ब्रिटिश राज कर रहा है, मतलब ब्रिटिश खराब है, ठीक है। इस तरह का सोच जब लोगों में फैलना शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, तब तुमको दिखेगा क्या कि हम लोगों के मन में नेशनलिज्म का भावना आना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग जब फर्स्ट वर्ल्ड वार को ख़त्म कर देते हैं, देखो वार कुछ इस तरह का था कि ज़बरदस्ती इन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा था युद्ध करने के लिए, ठीक। अब देखो एक महान इंसान का नाम लेंगे, ठीक है, जिनको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं कि वो गलत हैं या वो ख़राब हैं, ठीक है। वही बात होती है कि जब तुम किसी भी इंसान को अगर शॉर्ट्स में देखोगे, रील्स में देखोगे ना, तो तुम उन इंसान के सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक। हम बात कर रहे हैं तुम्हारा बापूजी का, महात्मा गांधी का। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग संजय दत्त जैसे मूवी को, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ है कि संजय दत्त के लाइफ को हम लोग 2 घंटे के एक स्क्रीन में देख के समझ गए कि संजय दत्त का लाइफ क्या था, ठीक है। लेकिन तुम गांधी के लाइफ को ना यूट्यूब शॉर्ट्स पे या रील्स पे या व्हाट्सअप के मैसेज पे नहीं समझ पाओगे। इस चीज़ को एकदम समझ जाओ, एकदम घुसा लो इसको दिमाग में। अगर तुम थोड़ा भी हिस्ट्री जानते हो, तुमको पता होना चाहिए, माने इनमें बहुत बुराई था, माने इनमें बहुत खराबी था, पर्सनल लाइफ सबका अलग होता है, लेकिन तुम इनको यूट्यूब शॉर्ट्स पे नहीं बता सकते हो कि कैसे थे, वहाँ से जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा इनका लिया हुआ स्टेप गलत था, हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उस बेस पे किसी को कुछ बोल देना वो बुरा बात है, ठीक। हम बात कर रहे हैं गांधी जी का, वहाँ से एक आइडियोलॉजी आया है सत्याग्रह। अब देखो हम इसके आगे तुमसे ये भी डिस्कस करेंगे गांधी जी कैसे फेमस होते हैं, ठीक। अभी बात कर रहे हैं सत्याग्रह पे। सत्याग्रह मतलब समझ रहे हो, सत्य की राह पे चलना है। ये आइडियोलॉजी लेकर के आ रहे हैं आपके गांधी जी, और लेके कहाँ से आ रहे हैं, अफ्रीका से ही ये आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किए थे कि सत्य पे राह पे अगर चलते हैं तो हमें आज़ादी फाइनली मिली जाएगी, हम किसी भी चीज़ से जीत सकते हैं अगर सत्य की राह पे चले तो ये था सत्याग्रह, ठीक है। तो हम आते हैं मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, कि सत्याग्रह का क्या मीनिंग है।
तो उसमें तुमको क्या देखने को मिलेगा कि हम लोग एक नया मोड लेके आए, क्या कि हम लोग किसी भी चीज़ से जीतेंगे। किससे? कोई भी लड़ाई चल रहा है उससे हम लोग जीत सकते हैं। हमको क्या चाहिए? हमको बस सच्चाई की राह पे चलना है और अहिंसा के मार्ग को अपनाना है। ठीक, सच, जो सच है हमेशा वो बोलना है कि हाँ ये सच है, बस सच की राह पे चलना है और किसी से हिंसा नहीं, किसी से वायलेंस नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं, अहिंसा के मार्ग पे हमको चलना है। देखो ये आज के बेस पे अगर किसी को बोलोगे तो वो बोलेगा कि गलत बात है, लेकिन तभी टाइम वो सही था। मतलब इनका क्या है कि ब्रिटिश हमारे साथ कितना भी गलत कर रही है ना तो हम उसको सह लेंगे। ठीक, आज 2, 3, 4 कितना बार गलत करेगी, फिर एक बार वो इंसान को खुद रियलाइज होगा कि यार इंसान पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, उसको छोड़ के निकल जाओ। ठीक है, मतलब हमेशा हमको सच के राह पे चलना है, गलत नहीं बोलना। अगर वो सही होंगे तो सही बोल देंगे और गलत होंगे तो बोलेंगे नहीं आप गलत हैं। हाँ, हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, हम बोलेंगे कि हम नहीं खाएंगे पिएंगे, लेकिन हम गलत है तो गलत है। इस तरह का चीज़ इनके मन में था और हमेशा सत्य की राह पे चलेंगे और कभी भी हथियार से वार नहीं करेंगे, बस सच्चाई बोल के गले मिल के ही लोगों से जीत हासिल कर लेंगे। देखो ये आइडियोलॉजी आना, इसी कारण से अंबेडकर और बोस जैसे लोग गुस्सा जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को कि क्या हुआ था इन लोगों के बीच में। थोड़ा थोड़ा होगा तो हम बता पाएंगे, क्योंकि 10th का सिलेबस है तो हम ज़्यादा डीप नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ तक इसको ज़रूर बताएं। अब देखो गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह यही चीज़ है कि तुमको क्या करना है, तुमको सत्य की राह पे चलना है और जिससे भी से फाइट वाइट करना है तो वो क्या ट्रू बेस पे, ठीक है, हमेशा सच बोलो। ठीक है, फिजिकल फोर्स मत अप्लाई करो, ये नहीं कि अपने फिजिकल बॉडी का कुछ यूज़ करके या फिर कोई वेपन्स का यूज़ करके किसी को मार काट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, गांधी जी यही था, गांधी जी का कहना था क्या कि अगर तुम सत्य की राह पे चलते हो तुम किसी भी युद्ध को जीत सकते हो बिना एग्रेसिव हुए। ठीक, बस तुम अगर सच हो ना, अगर तुम सही हो तो तुम कोई भी अगर लड़ाई हो रहा है दुनिया के किसी भी लड़ाई में तुम हो ना, तुम उस चीज़ में तुम जीत हासिल करोगे। इस बात को अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना। अगर तुम सच हो ना, ठीक, तो दुनिया का कोई भी इंसान तुमसे कभी भी ये नहीं कर सकता। ठीक, बस तुमको सच होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी का भी कहना ये था कि अगर तुम सत्य की राह पे हो, कोई इंसान कुछ भी बोल रहा है, तुम बस सत्य की राह पे रहोगे ना, तुम लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट पर पहुंच सकते हो। किसी से कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना कर्म करते जाओ, बाकी खुदा तुमको उसका फल देते जाएगा। ठीक है, इस तरह के गांधी जी का सोच था। तो देखो गांधी जी फाइनली आते हैं 1915 में इंडिया है। समझना इस चीज़ को, हम तुमको थोड़ा सा इसमें कहानी के रूप में ले जाते हैं। गांधी जी के साथ सीन देखो क्या हुआ था। जैसे आज है कोई भी लीडर तुम्हारा फेमस हो रहे हैं क्योंकि वो यूट्यूब या फिर फेसबुक पे जरिए वो फेमस हो जाते हैं। ठीक है, गांधी जी के साथ भी देखो तुमको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अभी हम तुमसे थोड़ी देर पहले बात किए थे क्या कि 1914 से लेकर के 1918 तक क्या चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। ठीक, अब बात समझना 1914 से 1918 जब वर्ल्ड वार चल रहा था, गांधी जी देखो इंडिया कब आ रहे हैं, जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी या 10 जनवरी को आए हैं, उसी समय से हम लोग NRI डे आज तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंडिया में NRI डे तुम सर्च कर लेना, 9 या 10 जनवरी 1915 को से ही सेलिब्रेट हो रहा है और अभी तक चलते ही जा रहा है NRI डे। ठीक, तो तुमको देखने को मिलेगा इंडिया, मतलब वो आ रहे हैं जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से। अब देखो जरा सा बैकग्राउंड पे आते हैं। गांधी जी थे, पोरबंदर में जन्म होता है, चले गए पढ़ाई करने के लिए। वो अफ्रीका जब जाते हैं, अफ्रीका में भी वो बहुत सारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। ठीक है, नस्लीय भेदभाव। जब वो इस तरह का भेदभाव देखते हैं ब्लैक्स और वाइट्स के साथ, जो ये भेदभाव वो देख रहे थे, तो इनको बहुत बुरा लगता है इन सब चीज़ का, और ये वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ का। समझ रहे हो ना, यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं, वो अफ्रीका में इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में, कि ये आखिरकार भेदभाव क्यों है। ठीक, हम लोग तो सब एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो हम लोगों में ये भेदभाव क्यों आ जाता है कि आप वाइट्स हैं, आप ब्लैक हैं, ठीक, हम आप पे रूल करेंगे, आप अनसिविलाइज्ड हैं, आप ब्लैक हैं। तो इन सारे सोच से ये बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और ये इनका सच था। ठीक है, ये सच की राह पे चलते थे, तो इनका कहना था कि सच्चाई तो ये होनी चाहिए कि किसी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी में भेदभाव ना हो। इस कारण से गांधी जी क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक रिवोल्ट अपना, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट अपना जारी रखे थे। कहानी समझना, ठीक है, अफ्रीका में वो बेचारा लगे पड़े थे इस चीज़ को दूर करने में कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। होता क्या है कि उनको एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उनके पास टिकट भी था फर्स्ट क्लास का, लेकिन उनको वहाँ से निकाल दिया गया धक्के मार के कि आप इस फर्स्ट क्लास में क्यों टिकट बैठे हुए हैं, आप ब्लैक्स हैं, ठीक है, आप इंडियंस हैं एंड यू आर नॉट अलाउड कि आप फर्स्ट AC में आकर के बैठे। तो उनको धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। तो ये उनके साथ एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा। अब बात समझना, 1914 से लेकर 1918 जब वहाँ पे वार चल रहा था, तो देखो गांधी जी जब इंडिया आए हैं ना,
उससे पहले से ही गांधी जी इंडिया में फेमस थे। अब इस चीज़ को समझना क्या, हम क्या बोलने जा रहे हैं। हम तुमसे तो बात कर ली कि जनवरी 1915 में इंडिया आ गए गांधी जी, लेकिन फिर ये भी बात बोल रहे हैं कि गांधी जी जब इंडिया नहीं आए थे, भारत के हर लोग गांधी को जानता था। भारत के हर लोग गांधी जी को जान रहे थे कि कोई गांधी जी करके है। क्या रीज़न था देखो, जब गांधी जी 1915 में इंडिया आते हैं, बहुत सारे लोग इनका वेलकम करने के लिए वहाँ खड़े थे। क्यों? क्योंकि सबको पता था गांधी कौन है। हुआ क्या था देखो, 1914 से लेकर 1918 के बीच में वार चल रहा था। तुम इंडियंस का पता ही है तुमको नेचर, तुम लोग खुद इंडियंस हो। इंडियंस के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि जब दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं ना, तो तीसरा बगल वाला खड़ा होकर के सुन रहा होता है। उसको कोई काम नहीं है, उस लड़ाई से उसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो बस उसको सुन रहा होता है बहुत ध्यान से कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ देखना, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है ना, गोल सब बैठ के खड़ा होकर देखने लग जाते हैं। कोई तीसरा जा रहा होता है, चौथा इंसान, वो बगल से पूछता है क्या हुआ है, बोलता एक्सीडेंट, वो भी खड़ा हो जाता है। उसको पता नहीं है लड़ाई हुआ किस में है, किससे एक्सीडेंट, उसको कुछ, वो बस खड़ा होकर उसको देख रहा होता है कि लड़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये है इंडियंस का नेचर। अब देखो क्या हुआ, यहाँ तो वर्ल्ड वार चल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे 1914 से 1919 तो विश्व युद्ध हो रहा है। तो हर इंसान के मन में क्या था कि हम उस युद्ध को जानें कि आखिरकार हुआ क्या है। ठीक, उस युद्ध के बारे में हमको पता चल, लड़ाई भाई विश्व लेवल पे लड़ाई है। जब घर घर में लड़ाई होता है तो पड़ोस वाली आंटी आके देखने लग जाती है कि क्या है इस लड़ाई का रीज़न। तो ये तो विश्व युद्ध है। तो इनके तो मन में शुरू से लगा हुआ था कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको मारा। ठीक है, ये सारा कुछ जानना है इनको। तो बात समझना क्या है कि लोग क्या करते थे, मस्त बैठे रहते थे कहीं पे पेड़ के नीचे। तो कोई इंसान को पढ़ने लिखना भी नहीं आ रहा है, तो वो खैनी वैनी खा रहा है। तो बगल वाले को जिसको पढ़ने आता था पढ़ो बाबू, पेपर में आज क्या छपा है। उस समय हर इंसान पेपर पढ़ रहा था। पढ़ने का रीज़न ये नहीं है कि हमको कुछ जानना है, पढ़ने का रीज़न बस ये है कि आखिरकार हो क्या रहा है वार में, वो बता दो हमको। ठीक, कोई इंसान पेपर लाया, पढ़ रहा है, बोले पढ़ो, तुम पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे आज को। उसको पढ़ने नहीं आता है मान लो, तो बैठ के पेपर पढ़ रहा है, मस्त खैनी वैनी बना रहा है। तो ये पढ़ता था कि आज जापान जर्मनी पे हमला कर दिया, आज ब्रिटेन ये किया वो किया, पढ़ रहा है, बस मार दिया, ऐसे चलता था। ठीक है, देखे बोले थे ना मार देगा, ऐसे वैसे सीन चल रहा था। तो ये मान लो पेपर है, इस पेपर में पूरा इतने दूर में दिया हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वार का पूरा सीन, और इस कोने में लिखा हुआ रहता था क्या कि गांधी करके कोई है जो अफ्रीका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे ब्रिटिश लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, तो जब ये आदमी ये वाला साइड पढ़ रहा था पेपर, तो वो इंसान क्या किया, वो थोड़ा सा इस साइड पे भी गया पढ़ने के लिए। जब इस साइड पे गया तो उसको पढ़ने में लगा कि वो सुनिए ना, वो कोई गांधी करके है, वो अफ्रीका में ब्रिटिश के साथ खराब करके रखा पड़ा, ब्रिटिश के नाक में दम करके रखा है, देखिए ना वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे आदमी लोग को बुला के बोल रहा है क्यों ब्लैक क्या वाइट, ऐसे कर रहा है गांधी। तो ये लोग बोलता था ये कौन इंसान है भाई, आखिरकार ये गांधी है कौन जो हमारे पूरे इंडिया को कॉलोनाइज करके रखा है, हम लोगों पे पूरा राज कर रहा है, और कोई एक इंसान उनके नाक में दम करके रखा पड़ा है, ये गांधी कौन है। तो 1914 से ही लोग क्या कर रहे हैं, गांधी को पढ़ रहे थे। हर दिन पेपर में आ रहा था कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि ब्रिटिश के साथ पूरी तरह से उनके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरह के लोगों के मन में भावना आ चुका था, लोग धीरे धीरे जब रिवोल्ट ऐसा कर रहे हैं कि गांधी करके कोई इंसान है। अब जब पेपर में ये आया कि गांधी मूव कर रहे हैं इंडिया की ओर, तो सब इंसान पढ़ा कि गांधी इंडिया। ठीक है, तो बोला अरे ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, जो इंसान नाक में दम करके रखा है, हम लोग को भी आज़ादी चाहिए, क्योंकि प्राइस हाइक हो चुका है, ये सारा कुछ तो 13 से ही शुरू हो चुका था। तो लोग क्या करने लगे, गांधी के स्वागत के लिए पहुंच गए। तो समझ में आया कि गांधी शुरू से ही इंडिया में फेमस थे। उसका रीज़न क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, लोग पेपर पढ़ रहे हैं, लोग पेपर पढ़ रहे हैं, लोगों के मन में ये भावना आ रहा है कि कोई है बाबा, ठीक, जो बाबा अफ्रीका में कुछ तहलका मचा के रखे हैं, हम लोग ब्रिटिश का गुलाम बने, वो वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो लोग पहले से ही गांधी का यहाँ पे स्वागत करने के लिए खड़े थे। अब आते हैं हम अपने इस पे। ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा क्या, जनवरी 1915 वो ट्रेन एक्सीडेंट के बाद गांधी जी तुम्हारे इंडिया की धरती पे कदम रख रहे हैं फिर से। अच्छा, इंडिया जैसे ही वो आते हैं, तुमको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो अफ्रीका में भी लड़ाई कर रहे थे इसके लिए। तो इसलिए इनको यहाँ पे इंडिया में बहुत लोग जान रहे थे कि अफ्रीका में कोई बंदा है जो कि ब्रिटिश के खिलाफ बहुत कुछ लड़ाई लड़ चुका है, तो वो इंडिया आ रहा है, तो इंडिया में उनका स्वागत है। इस तरह का तुमको देखने को मिलेगा। अच्छा, उनका तो यहाँ पे आते के साथ वो क्या चीज़ बोले थे कि हमको क्या करना है, हमको सत्याग्रह से ही हमको एक गुड रिजल्ट चाहिए, क्योंकि वहाँ सत्याग्रह करके आए हुए हैं, तो यहाँ भी उनको सत्याग्रह ही, नॉन वायलेंस का ही कॉन्सेप्ट लेकर के वो इंडिया पे पहुँचते हैं। अब देखो, अब यहाँ से फिर एक कहानी पे हम आते हैं।
तुमको जैसे ही गांधी जी, कब हम बोल रहे हैं 1915 में इंडिया आते हैं, ठीक है, तो देखना क्या होता है एक आइडियोलॉजी, एक पॉलिटिकल लीडर का। गांधी इतने फेमस हो गए ना कि जिनको आज भी सब कोई जान रहा है। देखो इसका रीज़न क्या है। गांधी 1915 में इंडिया आ रहे हैं, ठीक। इंडिया आने के साथ ही तुमको क्या दिखेगा, जैसे ही वो इंडिया आते हैं तो इनके मन में क्या आने लग गया कि हम कैसे यहाँ के देशवासियों के प्रति अपना प्रेम बनाएं। तो इनके गुरुजी थे, ठीक है, गोखले। तो गोखले जी से इनका मुलाकात हुआ एक पार्क में। जैसे यहाँ इंडिया पहुँचे हैं 1915 में जनवरी में, तो ये वहाँ पे गए, उनसे मिले पार्क में। तो गोखले जी से बोले कि हम क्या करें आखिरकार। हाँ, तो गोखले जी क्या बोलते हैं कि तुम बताओ क्या करना चाहते हो, यहाँ पे आए हो तो वो करना क्या। बोले हमको तो राजनेता वाला काम करना है, देश को आज़ाद करना है ब्रिटिश से, ठीक। तो गांधी जी को बोला ठीक है कर लो। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि नहीं, हम 1915 से 1916, ठीक है, पूरा 1 ईयर, ठीक है, हम घूमेंगे। देखो क्या बात है कि हम घूमेंगे क्या, हम भारत के हर एक जगह पे जाएंगे, हर एक गांव जाएंगे, हर एक लोगों से मिलने का कोशिश करेंगे और उनके आइडियोलॉजी को समझेंगे कि वो क्या चाहते हैं। ये होता है एक लीडर का पहचान। ऐसे ही होता है। तुम अगर किसी भी फील्ड में हो, अगर तुमको लीडर कहलाना है तो तुम सबसे पहले जितने भी लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं, तुम उनके फीलिंग्स को समझो कि वो क्या चाहते हैं, ठीक। तो तुमको ऐसा ही देखने को मिलेगा। गांधी जी 1915 से 1916 अपनी वाइफ को लेते हैं और निकल पड़ते हैं भारत के हर एक जगह पे घूमने के लिए। जब वो घूमते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या हैं, गरीब हैं, यहाँ के मैक्सिमम लोग पीजेंट हैं, यहाँ के मैक्सिमम लोग किसान हैं। तो इनके मन में ये भावना आता है कि हम भी क्या करेंगे, हम जो देश में अगर देशभक्ति लाना है, नेशनलिज्म लाना है, अगर लोगों को ये समझाना है कि ब्रिटिश खराब है, तो सबसे पहले हमको कौन सा इंसान को पकड़ना होगा, क्योंकि मास में क्या है, मैक्सिमम लोग क्या हैं, वो गरीब हैं। इसलिए गांधी जी का पहला आइडियोलॉजी, पहले दिमाग में ये आता है कि हमको पीजेंट के लिए काम करना होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो। 1915 से 1916 BHU जो तुम्हारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उनमें गांधी जी को बुलाया गया। वहाँ पे उनका मीटिंग बातचीत चला, उनका बताएं कि क्या चाहिए देश के लिए, ऐसे वैसे। फिर इनका एक लखनऊ में एक सेशन हो रहा था कांग्रेस का, सबसे लास्ट में गांधी जी को बुलाया गया। बात समझना कि हम तुमसे क्या बात कर रहे हैं, 1915 में क्या है तुम्हारा ये गांधी जी, मतलब कि 1915 में आ रहे हैं जो तो देखो इससे पहले क्या है, 1914 मतलब 1885 से लेकर के या फिर 1857 से सोच लो, बहुत सारे नेता यहाँ पे रहे होंगे भारत में। क्योंकि गांधी जी 1915 में आए तो गांधी जी तो उतना पॉपुलर नहीं होंगे, जो पुराना लोग यहाँ पे बैठा वो ज़्यादा पॉपुलर होगा। एग्जाम्पल के लिए तुम आ जाओ, तुम्हारा जिन्ना, ठीक है, भारत में ही थे जिन्ना, वो ज़्यादा पॉपुलर थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी वो ज़्यादा पॉपुलर थे। ये सब पुराने लीडर थे जो 1885 से यहाँ पे भारत में थे, नेता थे, तो ये लोग का ज़्यादा पहुँच था। तो विट्ठल भाई का भाई था, ठीक है, वो एंकरिंग कर रहा था उस सेशन में, लखनऊ सेशन में 1916, ठीक है। बात समझ रहे हो, 1915 से लेकर 1916 गांधी जी घूम लिए हैं। 1916 में फाइनली गांधी जी आते हैं यहाँ पे, और आने के साथ वो क्या बोलते हैं, लखनऊ सेशन चल रहा है, गांधी जी को सबसे लास्ट में बैठाया गया है, ठीक है, सबसे लास्ट में गांधी जी बैठे हुए हैं। और विट्ठल भाई का भाई जो है वो एंकरिंग कर रहा था उस सेशन का। तो वो उनका भाई पहले सबको को बुलाया, जितने भी पॉपुलर लीडर थे इंडिया के, क्योंकि ये तो अफ्रीका से आए हुए हैं, बहुत लोग जानते भी नहीं हैं इनको इतने अच्छे से, बस ये सबसे ज़्यादा की मुलाकात किए हैं बहुत सारे गाँव में, ठीक है, इंडिया के हर एक पार्ट में, लेकिन उतना पॉपुलर तो बने नहीं है जितने बाकी लोग हैं, क्योंकि जिन्ना और ये लोग तो शुरू से इंडिया में रहे, दादा भाई नौरोजी लोग तो उनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ था। तो बात समझो कि पहले दादा भाई नौरोजी को बुलाया गया उस सेशन में। कहानी समझना क्या है, जब दादा भाई नौरोजी यहाँ पे आते हैं स्टेज पे, तो दादा भाई नौरोजी बोलते क्या है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ लाना होगा इंडिया में, समझ रहे हो, ऐसे ही वर्ड यूज़ किया। वो सारे पीजेंट लोग बैठे हैं आगे में, मान के चलो, क्योंकि सेशन है बहुत बड़ा, तुम्हारे ही मान के चलो किसी लीडर का अगर कोई सभा होता है तो कैसे बहुत सारे गांव के लोग को बुलाया जाता है, सब बैठ के सुनता है कि नेता आया है कुछ बोलेगा, ठीक है। तो वैसे ही दादा भाई नौरोजी बुलाया गया, बहुत सारे किसान लोग बैठे हुए थे उस सभा में कि आए हैं बड़े बड़े नेता लोग कुछ बोलने के लिए आए हैं, ठीक। तो सबको बैठा हुआ था। तो दादा भाई नौरोजी आके बोले ड्रेन ऑफ वेल्थ से कुछ नहीं होगा। तो इन लोगों को लगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ से कुछ नहीं होगा, सब ताली बजा दिया ऐसे ही। अब देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ, किसान समझ पाएगा क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है, वो इंग्लिश का एक वर्ड नहीं समझ पाए। जब देखते तो सब ताली बजा रहे थे, ये भी ताली बजा रहा है, देख करके सब ताली बजाए तो हम भी बजा देते हैं,
ऐसा सीन था इंडिया का। नेशनलिज्म देखो कितना नीचे लेवल पे है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं गांधी जी को तुम समझना कि किस किस्म के इंसान थे वो, ठीक। एक चीज़ समझो कि मान के चलो 1911 में ना मात्र 11% लिटरेसी रेट था इंडिया का, साक्षरता दर मात्र 11% था इंडिया का। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था नेशनलिज्म क्या होता है। अब देखो यहाँ जब दादा भाई नौरोजी आए, वो भी आके बोले ड्रेन ऑफ वेल्थ से कुछ नहीं होगा, तो लोगों के मन में लगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, सब ताली बजा दिए। फिर आए तुम्हारे जिन्ना, वो भी इंग्लिश में आके बोले हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक, ब्रिटिश आर नॉट डूइंग सच वेल का वर्क, ठीक है। तो ये सब बोल रहा है, अब इंडियंस को ताली बजा रहा है झूठ का, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं, ठीक। उनको बोला जा रहा है कुछ, लोग समझ रहे हैं कुछ, ताली बजा रहे हैं। अब विट्ठल भाई पटेल जब पूरा लाइन खत्म हो गया, सबसे लास्ट में गांधी जी बैठे हुए हैं तीसरे बेंच पे, तो गांधी जी को बुलाया गया कि अब आ रहे हैं अफ्रीका से आए गांधी जी, ठीक है। सबसे लास्ट में विट्ठल भाई का भाई बुलाया उनको। तो अब देखो सबसे लास्ट का कोई इंसान होता है, तुम किसी भी प्रोग्राम में जो आखिरी इंसान आ रहा होता है ना, तो इंसान थक जाता है, वो इतना अटेंशन नहीं दे रहा होता उस प्रोग्राम में। तो बहुत सारे लोग बोले आए चलो अब आ रहा है, वो क्या बोलेगा, वो तो नया नया आया है, चलो घर चलते हैं। तो लोग उठ के जाना शुरू कर दिए। गांधी जी आए, गांधी जी बोले क्या आकर के कि सुनो, ड्रेन ऑफ वेल्थ से कुछ नहीं होगा। तो इनको लगा नेहरू जी को ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बोले ड्रेन ऑफ वेल्थ से कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा। तो बोला क्या करना है, तो ये बोले कि सबसे पहले हमको गरीब के लिए काम करना होगा, सबसे पहले हमको किसान के लिए काम करना होगा। ये सारा कुछ इनके द्वारा बोला गया, ठीक। जैसे ही ये सारा कुछ ये लोग बोलना शुरू किए, सारा किसान आके बैठ गया, ठीक है। सारे किसान आकर के बैठना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि इनके मन में ये आया कि आखिर कौन आया है जो आज ये ड्रेन ऑफ वेल्थ वर्ड का यूज़ नहीं किया, गरीब के लिए बात कर रहा है, किसान के लिए बात कर रहा है। तो ये आखिरकार कौन इंसान आ गया हमारे धरती पे, ठीक। तो ये आके सबसे पहला जो ये काम किए ना, 1 साल जो घूमे हैं, इसी का रिजल्ट था कि इनको समझ में आ गया कि लोगों का अगर अटेंशन, अगर हमको लीडर बनना है, अगर हमको अच्छा नेता बनना है, तो सबसे पहले हमको लोगों के लिए काम करना होगा, तभी वो हमको ज़्यादा वैल्यू करेंगे और मेरा नाम बहुत ज़्यादा ऊँचा होगा और हम जो बोलेंगे लोग मानना शुरू करेंगे। जब ये बात वो लखनऊ सेशन में आके बोले कि इससे कुछ नहीं होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ से, और ये सब जो बोल रहे हैं, सबसे पहले गरीब के लिए कुछ करना होगा, किसान के लिए कुछ करना होगा, ये चीज़ आपके जाकर के सुनते हैं राजकुमार शुक्ल, ठीक है, जो बिहार चंपारण के होते हैं, ठीक है। तो अब चलो हम कहानी के दूसरे पहलू, तुम्हारे एग्जाम का जो पॉइंट है चंपारण, उस पर आ गए हैं। तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, गांधी जी की इस बात से, जैसे जो ये गांधी जी यहाँ पे बोल रहे हैं दिसंबर 1916 में कि गरीब के लिए कुछ करना होगा, किसान के लिए कुछ करना होगा, किसान में ही एक आदमी बैठा हुआ था राजकुमार शुक्ल, चंपारण बिहार के। उनको ये बात समझ में आया कि ये आदमी किसान के लिए कुछ करेगा। वो जब ये सेशन खत्म हुआ तो आके गांधी जी से मिले कि हमको गांधी जी से मिलना है। गांधी जी को भी लगा कि चलो कोई इंसान आया, मेरा मतलब कि इतना अच्छा लेक्चर से कोई तो खुश हुआ। तो फाइनली गांधी जी राजकुमार शुक्ल से मिलते हैं। तो गांधी जी को पता चलता है क्या है कि चंपारण में जो है वहाँ पे 3 कथिया सिस्टम चल रहा है, ठीक है। 3 कथिया सिस्टम मतलब क्या था, समझो कि वहाँ पे इंडिगो का खेती कराया जा रहा था, नील जिसको तुम बोलते हो, ठीक है, और ज़बरदस्ती कराया जा रहा था, ठीक है। ये बात पता चलता है इनको। दिसंबर 1916 में राजकुमार शुक्ल आके बोले कि बाबा चंपारण है बिहार में एक जगह जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती किसान को बोल रहे हैं कि तुम अपने खेत में इंडिगो का खेती करोगे, नील का खेती करोगे, ठीक। जैसे ही ये बात लोगों को पता, गांधी जी को पता चली, गांधी जी को लगा ये बुरा है, अब इनको तो सत्य के राह पे चलना है, ये तो सच्चाई नहीं है, ये तो गलत है किसी के साथ, हमको तो नॉन वायलेंस से इनको सही कराना है। तो गांधी जी बोले ठीक है हम आ रहे हैं चंपारण, जाओ, ठीक। तो गांधी जी दिसंबर 1916 में राजकुमार शुक्ल को बोल दिए कि हम आएंगे, जाओ। और फाइनली 1917 फरवरी में गांधी जी कहाँ पहुँच गए, चंपारण पहुँच गए बिहार में, ठीक है। और वो जाके क्या किए, लोगों से आकर के बोले कि नहीं, ये जो प्लांटेशन सिस्टम है आपका, ज़बरदस्ती जो आप ऑपरेसिव जो करवा रहे हैं, इंडिगो का खेती, नील का खेती, ये गलत है, ठीक है। अभी बात समझना कि वो ये इस चीज़ से किसान लोग को क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कराएं। चंपारण आए, चंपारण में आके वो केस लड़े, क्योंकि देखो ये वकील थे, एडवोकेट थे, लॉ पढ़ के आए हैं, तो लॉ का इंसान तुमको पता है कि हर गलत चीज़ में आके घुस जाएगा, नहीं ये गलत है ये सही है, ठीक। तो अब क्या सीन है कि गांधी जी यहाँ पे आते हैं और आ करके बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है, और वो पूरा एकदम बैठ गए एकदम कि नहीं ये तो गलत है, ऐसे वैसे कानून वानून, ठीक है। पटना हाईकोर्ट आए, पटना हाईकोर्ट में आकर के दिए कि देखिए ये कैसे होना चाहिए, क्या ये सच्चाई है, क्या कहाँ कानून लिखा हुआ है कि नहीं नील का खेती कराना ज़रूरी है। प्रॉब्लम देखो क्या था कि जो इंडिगो नील का खेती करता था, उसका जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी खत्म हो जाता था,
ठीक। तो किसान के लिए बुरा चीज़ था, ठीक है, कि फर्टिलिटी चले जाएगा सॉइल का, तो ये गलत है, हमसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। तो फाइनली जब इसको पटना हाईकोर्ट में पहुंचता है ये मामला, तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि ये गलत है, और कोर्ट भी इसको जस्टिफाई करती है, क्योंकि देखो कोर्ट हमेशा कोर्ट होता है, तुमको पता है वहाँ तुम्हें न्याय मिल जाता है। तो इस चीज़ से वो गांधी जी को सही बोलते हैं कि हाँ ये गलत है, और इस कारण से क्या देखने को मिलता है कि फाइनली गांधी जी को क्या मिला गया, यहाँ पे आज़ादी जैसा कॉन्सेप्ट मिल गया, और यहाँ पे लोग जितने भी पीजेंट उनको आज़ादी मिल गया। अब वो उनका था कि नहीं, आपको नील का खेती करना कंपलसरी नहीं है, जो ब्रिटिश बोले थे वो गलत है। यहाँ जीता कौन, बात समझे, यहाँ पे जीते कौन, यहाँ गांधी जीते। अब समझो पेपर में, ठीक है, न्यूज़पेपर में हर जगह ये आना शुरू हुआ, गांधी एज ए हीरो, ठीक है, गांधी एज ए रामा, ठीक है, गांधी जी को कंपेयर किया जा रहा है हीरो से, गांधी जी को कंपेयर किया जा रहा है राम भगवान से, कि अब भारत की धरती पे किसान के लिए कोई इंसान आया नहीं है, भगवान के रूप में राम भगवान आ गए। ऐसा एकदम मतलब न्यूज़पेपर में छपना शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि गांधी यहाँ पे ब्रिटिश के, समझ रहे, ब्रिटिश जो हम लोग को कॉलोनाइज किया हुआ था, वहाँ पे गांधी आकर के एक जीत हासिल किए, हर किसान के साथ इंडिगो का खेती खत्म करवा दिए, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ देखने को मिला, फिर गांधी जी क्या हो गए, इसको जैसे ही जीते हर पेपर में छपना शुरू हुआ, गांधी जी थोड़े और क्या हो गए, फेमस हो गए, ठीक, क्योंकि वो किसान के लिए काम किए थे। मास क्या है, वो पॉपुलेशन मैक्सिमम किसका है, किसान का ही है। तो इस कारण से वो क्या दिखते हैं, इनका मतलब कि जीत, पहला जीत तो हो गया। दूसरा चीज़ समझो, जैसे ये न्यूज़ फिर मतलब तुम्हारा चंपारण से पहुँचता कहाँ है, खेड़ा, ठीक है, गुजरात की एक जगह है खेड़ा। खेड़ा में देखो क्या था, खेड़ा में भी तुमको ऐसा ही देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी क्रॉप फेलियर हो चुका था, ठीक है। अब देखो क्योंकि वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था, और वहाँ पे प्लेग बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैल चुका था खेड़ा में, ठीक है। तो समझ रहे हो ना कि क्रॉप फेलियर, फसल की भी कमी है, और बीमारी भी, प्लेग बीमारी भी फैल चुका है। तो यहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे क्या, कि हम मेरा पैसा, मेरा जो सैलरी मिल रहा है उस पर राइज हो, ठीक है, उसको बढ़ाया जाए। इस तरह का तुमको राइज देखने को मिल रहा है कि खेड़ा में था कि हमारे पैसा कोई बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो खेड़ा में भी देखो क्रॉप फेलियर, पास समझना, खेड़ा में भी क्रॉप फेलियर हो गया, वहाँ पे भी एपिडेमिक फैल गया है, और इस कारण से क्या है, वहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं कि मेरे सैलरी को बढ़ा दिया जाए, ठीक। लेकिन वहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या की हुई थी, टैक्स ले रही थी लोगों से, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स। अब समझो कि खेड़ा में जहाँ पे क्रॉप नहीं हो रहा है, जहाँ पे क्रॉप फेलियर की स्थिति है, ठीक है, जहाँ पे क्रॉप ही कम है, तो वहाँ पे कैसे तुमको देखने को मिलेगा कि लोग टैक्स ज़्यादा दे सकते हैं। जब तुम्हारे पास फसल ही नहीं है, जब तुम्हारे पास क्रॉप ही नहीं है, तो तुम क्रॉप तुम्हारा डिक्रीज कर गया, क्योंकि तुमको बताएं कि क्रॉप फेलियर था, एपिडेमिक भी फैल चुका है। एपिडेमिक मतलब कि तुम्हारे जो कोई बीमारी, प्लेग जैसा बीमारी फैला है, तो लोग क्या कर रहे हैं, मेडिसिन में अपना खर्च कर रहे हैं, तो उनके पास पैसा है नहीं, तो ब्रिटिश सरकार को देंगे कैसे, ठीक। तो यही चीज़ पद पहुंचा, फिर गांधी जी के पास कोई लेटर लिख के दिया कि गांधी हम लोग के साथ भी प्रॉब्लम है, सो आप तो वहाँ करा दिए, ठीक करा दिए, यहाँ भी ठीक कराइए। तो गांधी जी जब पढ़े, देखे कि हाँ सच क्या है, तो वो देखे कि नहीं, इंसान के साथ तो गलत हो रहा है, इनको तो सही करवाना था। तो गांधी जी फिर निकले खेड़ा। खेड़ा में भी वो सेम कानून के तहत वकील के पास गए, जज के पास गए, वहाँ पे भी हो गया कि ठीक है, जो पैसा नहीं दे सकता उसको रिलैक्स कर दिया जाए, उनके साथ उतना ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। दूसरा जीत क्या हुआ गांधी जी का तुरंत यहाँ, ठीक। जैसे ही ये दो जीत पे जीते हैं गांधी जी, ठीक है, उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है, तीसरा चीज़ होता है क्या है, अहमदाबाद मिल, ठीक है। गुजरात में ही एक जगह है अहमदाबाद। समझना उस बात को कि क्या हुआ कि उस मिल में भी क्या था, क्रॉप प्लेग बीमारी फैल चुका है, लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं, मेडिसिन में, समझ में आ रहा है। तो देखो मिल के जो वर्कर्स थे, ठीक है, जो वहाँ पे काम करने वाले थे, वो भी अपना सैलरी का मैक्सिमम अमाउंट कहाँ खर्च कर रहे थे, मेडिसिन में खर्च कर रहे थे। तो इनका क्या कहना था कि आप जो हमको सैलरी दे रहे हैं ना, वो सारा खर्च कहाँ हो जा रहा है, मेडिसिन में खर्च हो जा रहा है। तो हमको क्या करिए, मेरे पैसा को बढ़ा दीजिए, ठीक है, मेरे पैसा को आप थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, उनको जो सैलरी है उसमें बोनस कुछ दीजिए। और जो अहमदाबाद मिल के जो ऑनर थे, वो नहीं देना चाह रहे थे। ये लोग 50% मान लो डिमांड कर रहे थे कि मेरे जो इनकी सैलरी उसमें 50% बोनस हमको मिले, और मिल के जो मालिक थे वो इसको देने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। जब तैयार देने के लिए नहीं थे, तो लोग क्या करने लगे, मिल वर्कर्स भी गांधी को पास लेटर भेजे कि गांधी जी यहाँ पे भी दिक्कत। तो गांधी जी फिर पहुँचे अहमदाबाद मिल, तो गांधी जी क्या बोले कि हाँ यहाँ पे गलती है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सबको को पैसा दिलवाएंगे, ठीक है। गांधी जी यहाँ पहली बार फूड हंगर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, मतलब भूख हड़ताल पे बैठ गए, खाना वाना कुछ नहीं खाएंगे। जब ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे, वर्कर लोग देखा कि गांधी जी पूरा डेडिकेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, कि गांधी जी एकदम सच के लिए एकदम लगे पड़े हैं कि हमको यहाँ पे तो सच्चाई तक पहुँचा के ही रहेंगे। जब गांधी जी इसमें बैठते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो मालिक की जो बहन थी, अनुसुईया बहन, ठीक है, मतलब समझो मालिक की जो बहन है,
वो भी मालिक का सपोर्ट नहीं कर रही है, मिल वर्कर के जो ऑनर का सपोर्ट नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, वो आ करके गांधी जी को ज्वाइन की कि नहीं गांधी जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको मेरे जो भाई हैं उनको पैसा बढ़ाना होगा। ठीक, तो अनुसुईया बहन भी इसको ज्वाइन करती। सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट है गांधी का कि जो मालिक की जो बहन है वो इसमें आकर के ज्वाइन कर रही है, उनको भी लगा कि नहीं ये सच क्या है आखिरकार। तो जब यहाँ पे जैसे ही वो ज्वाइन करती है, फाइनली 50% तो नहीं 30 की 20 ऐसे कुछ परसेंट करके बोनस मिलता है। ठीक, तो गांधी जी का तीसरा भी तुमको जीत लगातार देखने को मिल रहा है, 1916 चंपारण और 1970 में 2 लगातार, एक तो खेड़ा एक तो अहमदाबाद। ठीक, यहाँ से तुमको क्या देखने लग जाते हैं, गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। ठीक है, पूरे देश में हर जगह हर पेपर पे बस एक ही नाम चल रहा होता है, गांधी गांधी और गांधी। ठीक है, और गांधी के मन में क्या था कि हम कैसे जितना ज़्यादा आज़ादी दिला दें। अब बात समझो कि जब इतना कुछ चल रहा था, ठीक है, जब लोग इस तरह का बात कर रहे थे, तो लोगों के मन में क्या आया, ब्रिटिश के मन में आया क्या कि ये गलत हो गया। ठीक है, अब ये अगर बाबा आकर के, अगर गांधी आकर के इतना कुछ करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे लोग क्या होंगे, गांधी के साथ हो जाएंगे। गांधी कानून पढ़ा हुआ है, गांधी को लॉ पता है, तो गांधी फाइनली हम लोग को यहाँ से निकाल ही देगा। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग ब्रिटिश लोग भी कुछ प्लान करेंगे। वो प्लान तुमको देखिएगा नेक्स्ट क्लास में। रॉलेट एक्ट आ गया, जलियांवाला बाग, इतना बड़ा इंसिडेंट जिसको आज तक हम लोग भूल नहीं पाए हैं। ठीक है, वो इंसिडेंट भी देखेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आज तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया कि नेशनलिज्म क्या होता है, हमको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेशनलिज्म क्या है। दूसरा चीज़ हम लोग को वार का क्या इम्पैक्ट पड़ा वो भी समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार आखिरकार था क्या, और क्यों हम लोग को इंडियंस के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, एक बार चलो रिकॉल करते हैं। तो नेशनलिज्म तुमको पता है, नेशनलिज्म जब देश की भावना हमारे अंदर आ जाए, नेशनलिज्म में आया कहाँ से, जब यूरोप में, फ्रांस में, यूरोप के और सारे कंट्री में ये सारी भावना आ गई। दूसरा चीज़ वियतनाम लोग और भी जितने भी कंट्रीज़, वो लोग डिमांड कर रही थी इंडिपेंडेंस का, तो हम लोग भी इंडिपेंडेंस का डिमांड कर दिए। दूसरा चीज़ हम लोग इम्पैक्ट पड़े फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या था, 14 से 18 लड़ाई चला है। इम्पैक्ट क्या हुआ कि सारी चीज़ का प्राइस बढ़ चुका है। दूसरा चीज़ क्या, मतलब हर चीज़ का प्राइस डबल कर दिया गया है, टैक्स को बढ़ा दिया गया है। तीसरा चीज़ क्या, मिलिट्री जो है तुम्हारी ज़बरदस्ती भारत को ही ज्वाइन कराया जा रहा था, जिससे इंसान लोग को नाराज़गी था। चौथा चीज़ क्या कि क्रॉप फेलियर भी देखने को मिला, जिस कारण से खेत में फसल नहीं हो पाया, लोग के पास भूखे पेट हैं। इंसान को लग क्या रहा है कि अब क्या है, इस बुराई को, इसमें गलत कौन कर रहा है, इसमें गलत सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही है। पांचवा चीज़ क्या, प्लेग जैसा बीमारी फैल चुका था। ठीक है, तो जिससे जो 12 to 13 मिलियन लोग मर चुके थे, तो हर परिवार के लोगों के मन में ये आ गया था कि ब्रिटिश खराब है। इसके बाद हम लोग सत्याग्रह पढ़े, महात्मा गांधी पढ़े, आए कब थे, जनवरी 1915 में आए थे। सत्याग्रह का मतलब तुमको पता है, सत्य की राह पे चलना है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा अपने मन में उतार लो, बस सत्य की राह पे चलो, तुम फाइनली एक समय जीत जाओगे। गांधी जी का ये कहना था कि फिजिकल हमको नहीं होना है किसी के साथ। ठीक है, अगर हम सत्य की राह पे चलेंगे तो फाइनली हम लोग जीत जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखें कि पहला लेक्चर, ठीक है, गांधी जी का दिसंबर 1916 में हुआ। उन वहाँ कौन मिले, उनसे रामचंद्र शुक्ल मिले। वहाँ से क्या कि वो पहला मूवमेंट किए। पहला मूवमेंट क्या था, चंपारण बिहार, इंडिगो का खेती, जीता कौन उसमें, गांधी। फेमस होने के बाद क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इनका नाम प्रचार हुआ। खेड़ा किए, ये खेड़ा तुमको पता है गुजरात, वहाँ पे भी ये कौन जीते, टैक्स लेकर के था कि क्रॉप फेलियर हो चुका था, जिस कारण से गांधी जी को क्या बोला जा रहा था कि आइए और हम लोग कैसे पैसा देंगे इसको ठीक करिए। वहाँ पे भी कौन जीते, गांधी। वहाँ पे भी फाइनली बोल दिया कि जो पैसा नहीं दे पा रहा उनके साथ गलत बिहेव मत करो। और तीसरा चीज़ तुमको क्या देखने को मिला, अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल में पहला हंगर स्ट्राइक, पहला भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा। और तुमको क्या देखने को मिला, बोनस के लिए लड़ाई था। ऑनर की जो बहन है वो भी ज्वाइन कर ली इनके साथ। और फाइनली यहाँ पे भी कौन जीते, गांधी। तो हम लोग 3 मूवमेंट गांधी का देख लिए हैं। भारत में बहुत ज़्यादा नाम किसका है इस समय में, समझो, गांधी, गांधी एंड गांधी। ठीक है, चारों साइड सिर्फ गांधी का नाम था। लोगों के मन में था कि इसको जीतना है, गांधी के नाम को अगर नहीं दबाएंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ब्रिटिश पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब देखो तुम ब्रिटिश का भी 1-2 चाल देखोगे कि वो क्या किए हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लास में इसको क्या करें, ख़त्म कर दें। ठीक है, और फिर उसके बाद तुमको हम हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे, उसके आगे तुम लोग बढ़ोगे। ठीक, तो इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। और सुन लो एक बात और, कि जिसको भी अगर इसका नोट्स चाहिए तो वो व्हाट्सएप का नंबर तुमको पता ही है,
ठीक है। तो तुम इस व्हाट्सएप पे तुमको क्या करना है, बस मैसेज करना है, जिसको भी चाहिए नोट्स, तुमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका नोट्स मिल जाएगा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास इसमें दिया जाए। एसएसटी का तो पक्का मिलेगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं तुम लोगों को। और मैथ्स और साइंस का भी अगर व्यूज़ और शेयर आएगा तो हमारी टीम ज़रूर, उम्मीद है कि तुम लोगों को देगी ही देगी। इतना तो हम अपने सबसे ये तुम कर ही सकते हो बिलीव, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, थैंक्स।